नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 पर गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, 22 देशों ने भारत से कोविड वैक्सीन की आपूर्ति का अनुरोध किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की। असम सरकार चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना के अंतर्गत आज 3,000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगभग 7.5 लाख लोगों को वितरित करेगी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.85 अरब डॉलर बढ़कर 590.18 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। और चेन्नई में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड कल के स्कोर 3 विकेट पर 263 रन से आगे खेलेगा। समाचार प्रभात में निखिल कुमार के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उच्चतम न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम में कानून से जुड़ी अन्य हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात उच्च न्यायालय के जजों और उनके बार के सदस्यों को संबोधित करेंगे। वे गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। गुजरात उच्च न्यायालय के सूत्रों के अनुसार समारोह का आयोजन वर्चुअल मोड पे किया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1960 में उस समय के बॉम्बे राज्य में से गुजरात राज्य का गठन किए जाने पर की गई थी। पहले वो अहमदाबाद के निकट नारोल में स्थापित की गई थी। बाद में अहमदाबाद में इनकम टैक्स के निकट स्थानांतरित हुई थी। अब 1998 से गुजरात उच्च न्यायालय 16 स्थित बड़े कैंपस में कार्यरत है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि एरो इंडिया शो के आयोजन से रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में विश्व स्तर पर भारत की बढ़ती क्षमता का पता चलता है। बेंगलुरु में कल एरो इंडिया शो के समापन समारोह में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि एरो इंडिया प्रदर्शनी के 13वें संस्करण से भारत को विश्व में रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे भारत को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में भी मदद मिलेगी। Aero India 2021 is a living proof of India's ever-growing strength in the defense and aerospace sectors at the global level. The event has exhibited that the global confidence in India's capabilities is growing steadily. Today, India is not just a market, but is also a land of immense opportunities for the whole world, including in the defense sector. I am confident that the 13th edition of Aero India will contribute significantly towards strengthening India's self-reliance in the defense sector as well as establishing India as a manufacturer for the whole world. श्री कोविंद ने कहा कि इस कार्यक्रम ने भारत की क्षमताओं को विश्व स्तर पर दिखाने का मौका प्रदान किया है। भारत में पिछले 6 साल में शुरू किए गए सुधारों से रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेशकों तथा निजी कंपनियों के लिए अपार संभावनाएं व्याप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की इन सुधारवादी नीतियों से देश को आत्मनिर्भर बनाने और निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। The participation of defense ministers and senior defense officials from several nations and many business leaders from around the world has added a significant value to this event. I am sure that the delegates would have experienced the vibrant energy of a new India and witnessed our vast capabilities as well as many opportunities that our country offers in the defense and aerospace sectors. I am also sure that this event provided the participating nations and industries an ideal platform to exchange ideas and forge partnership. इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रदर्शनी के दौरान 121 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान से संबंधित 19 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। 3 दिन की एरो इंडिया प्रदर्शनी में 60 देशों की 500 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की 25 संस्थाओं ने 203 करोड़ रुपए का कारोबार किया। भारतीय नौसेना ने कल सरकारी उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 3 स्वदेश निर्मित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर प्राप्त किए। ये हेलीकॉप्टर तटीय सुरक्षा के लिए अनुकूल हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कल बेंगलुरु में बताया कि ऑर्डर किए गए 16 MK3 हेलीकॉप्टरों में से 3 की आपूर्ति की गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि 22 देशों ने भारत से कोविड-19 टीकों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है। उन्होंने लोकसभा में बताया कि भारत पहले ही 15 देशों को कोरोना वैक्सीन भेज चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 2 फरवरी तक कुल 56 लाख खुराकें अनुदान सहायता के रूप में और 1 करोड़ 5 लाख अनुबंधित खुराक के रूप में भेजी गई हैं। इस समय हमारे को भारत को दुनिया के 22 देशों से वैक्सीन लेने के लिए मांग मिली है। इन देशों में से 15 से ज्यादा देशों को वैक्सीन ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। ये ग्रांट असिस्टेंस के रूप में भी और कॉन्ट्रैक्टेड डोजेज के रूप में भी दी गई है। इस बीच भारत 21 दिन में सबसे तेज 50 लाख कोविड-19 टीके लगाने वाला पहला देश बन गया है, जबकि इस काम में अमेरिका को 24 दिन और ब्रिटेन को 43 दिन लगे थे। इजराइल को 50 लाख टीके लगाने में 45 दिन लगे। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने बताया कि कल शाम 6 बजे तक कुल 52,90,474 लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। श्री अगनानी ने कहा कि अब तक कुल 1,04,781 सत्र आयोजित हो चुके हैं। सारे देश में 3,31,029 लोगों को टीका लगाया गया है। कुल 27 हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं और यदि इसको प्रतिशत की दृष्टि से देखें, कुल जितने लोगों को टीका लगाया गया उस प्रतिशत की दृष्टि से ये 0.0005% बनता है और पिछले 24 घंटे में कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है। ये आंकड़े प्रावधानिक है और कोई भी सीरियस अथवा सीवियर AFI अथवा मृत्यु वैक्सीनेशन से अभी तक जोड़ी नहीं गई है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.16% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 1 करोड़ 4 लाख रोगी कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। 12,408 नए मरीजों की पुष्टि के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 8 लाख से अधिक हो गई है। बिहार में कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इसमें अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को भी टीका लगाया जाएगा। इस चरण के लिए अब तक 2 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। राज्य में अभी तक 3,53,458 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने टीका लगवाया है। पिछले 24 घंटों में अब तक 40,950 स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया गया। राज्य के किसी भी हिस्से से टीके के प्रतिकूल प्रभाव की कोई जानकारी नहीं मिली है। बिहार में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर 99.08% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 1.92% ज्यादा है। राज्य में अभी तक 2,58,757 रोगी इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोविड-19 से संक्रमित मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इस समय विभिन्न अस्पतालों में केवल 886 रोगियों का ही उपचार चल रहा है। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटों में 201 रोगी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि संक्रमण के 90 नए मामले सामने आए। राज्य के 17 जिलों में किसी भी नए पुष्ट मामले की सूचना नहीं आई है। राज्य में अब तक कुल 2 करोड़ 13 लाख कोरोना जांच हो चुकी हैं। कोविड-19 का टीका देश में तेजी से लगाया जा रहा है। आकाशवाणी से विशेष चर्चा में नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यदल के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि सभी को टीका लगवाकर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हमें सबको याद रखना है कि जब हम वैक्सीन लगाते हैं, अपने लिए लगाते हैं कि हमें बीमारी नहीं हो, हमारे परिवार को बीमारी नहीं हो, लेकिन एक सामाजिक कर्तव्य है, क्योंकि जब वैक्सीन लग जाएगा तो आपको बीमारी होना एक बात है, लेकिन आपके द्वारा दूसरों को, समाज को इन्फेक्शन, संक्रमण नहीं फैलेगा। तो ये 2 जिम्मेवारियां हैं, एक अपने आप के लिए और दूसरी समाज के लिए। दोनों को हमें ड्यूटी की तरह, कर्तव्य की तरह लेना चाहिए। कार्यक्रम में चर्चा के दौरान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में इस्तेमाल किए गए दोनों टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
दोनों वैक्सीन का डेटा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और एफिकेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और इसीलिए साइंटिस्ट हैं या जो साइंटिफिक लिटरेचर देखते हैं उनको ये विश्वास हुआ कि ये जो वैक्सीन है ये कामयाब है, ये हमारे देश में लगानी चाहिए और हमारे देश की जनसंख्या को देखते हुए और बाहर जो स्थिति है जहां पे वैक्सीन की शॉर्टेज है और जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति हमारे देश में ना हो, तो ये बहुत जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Got it. सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने ट्वीट में इसकी घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 समाप्त करने और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर में मोबाइल पर कम गति यानी 2G इंटरनेट सेवा 25 जनवरी 2020 को बहाल की गई थी। प्रतिबंधों को आसान करने के हिस्से के रूप में परीक्षण के आधार पर उच्च गति की मोबाइल डेटा सेवा 16 अगस्त 2020 को गांदरबल और ऊधमपुर जिलों में बहाल की गई थी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के शेष भागों में उच्च गति की इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध जारी रहा। अधिकारियों का कहना था कि आतंकवादी इंटरनेट सेवा का दुरुपयोग कर सकते हैं। प्रशासन ने लैंडलाइन इंटरनेट संपर्क पर भी प्रतिबंध वापस लेने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रीपेड सिम कार्ड धारकों को पोस्टपेड कनेक्शन पर लागू नियमों के अनुसार जांच के बाद ही इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी। होटल व्यवसायियों, व्यापारियों और शिक्षा से जुड़े लोगों ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे आर्थिक बहाली में मदद मिलेगी और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में प्रगति होगी। श्रीनगर से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए तीनों कृषि कानूनों के बारे में उन्होंने कल कहा कि किसान संगठनों के साथ लगातार बातचीत के बावजूद किसी भी संगठन का प्रावधानों के पक्ष में आगे न आना विवादास्पद है। हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। खरीद में ट्रांसपेरेंसी आए, ई ट्रांजेक्शन बढ़े, किसान को वाजिब दाम मिले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़े, इसके लिए 1000 मंडियों को इनाम मंडी के रूप में परिवर्तित किया और 1000 और अब कर देंगे, बजट में प्रावधान हो गया। इसी प्रकार से लगातार हमने कोशिश की है कि कृषक की आमदनी दोगुनी हो और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में तीव्र गति से बढ़े। श्री तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री ने हमेशा ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की वकालत की है। 15वें वित्त आयोग ने 2,36,850 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को देने का रिकमेंडेशन किया है, उसको मंत्रिपरिषद ने स्वीकार कर लिया है। 70,000 करोड़ रुपया नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के निकायों के लिए स्वास्थ्य के लिए देना उन्होंने रिकमेंड किया है। उसमें ग्रामीण निकाय के लिए 43,000 करोड़ रुपया लगभग है। ग्रामीण क्षेत्र में अब इन 5 सालों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया व्यय होगा, जिसका परिणाम ग्रामीण विकास के रूप में आएगा।
कृषि मंत्री ने कहा कि देश में ग्राम पंचायतों पर लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य और विकासोन्मुख बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना का विस्तार 6 राज्यों से बढ़ाकर देश के सभी राज्यों में कर दिया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तहत मनरेगा योजना को फिर से शुरू करने पर जोर देते हुए श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि मनरेगा योजना के तहत किए गए कार्य देश में बुनियादी ढांचे को विकसित करें। कृषि मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूहों को गांवों में विकासात्मक प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण भारत में जीवन को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत देश में लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजे गए हैं। देश में लगभग 86% छोटे और सीमांत किसानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता के साथ 10,000 नए एफपीओ बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे का उपयोग करने में मदद करेगा और साथ ही उन्हें अन्य सहायता भी प्रदान करेगा। श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने देश में कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण और उत्थान के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा शुरू की गई 100 किसान रेल ने भी किसानों को बड़े और लाभदायक बाजारों तक पहुंचने में मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों के सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में एक वीडियो लिंक साझा करते हुए लोगों से अपील की है कि वे राज्यसभा में दिए गए श्री तोमर का बयान सुनें। इस बीच राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम में पारदर्शिता और इसके कारण कृषि बाजारों में आई प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट में 1,000 और मंडियों को ई-नैम प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रस्ताव किया है। कृषि उपज विपणन समितियों को आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए कृषि आधारभूत कोष से धन दिया जाएगा। ई-नैम कृषि उपज के व्यापार एक ऐसा अनूठा प्रयास है जिसके माध्यम से किसानों की बहुत से बाजारों और खरीदारों तक पहुंच हो सकेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे व्यापार में पारदर्शिता आएगी और कृषि उपज के लिए एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा विकसित हो सकेगी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 पर गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा 22 देशों ने भारत से कोविड वैक्सीन की आपूर्ति का अनुरोध किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल की। असम सरकार चाय बागीचा धन पुरस्कार योजना के अंतर्गत आज लगभग 7.5 लाख लोगों को 3-3 हजार रुपए वितरित करेगी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $4.85 अरब से बढ़कर $590.18 अरब के उच्चतम स्तर पर पहुंचा और चेन्नई में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड कल के स्कोर 3 विकेट पर 263 रन से आगे खेलेगा। सुनिए संस्कृत जगत से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों के साथ आकाशवाणी से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी अब नए समय पर प्रत्येक शनिवार प्रातः 11:20 से आकाशवाणी के समाचार चैनल FM गोल्ड पर तथा पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 11:20 से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज गुवाहाटी में चाय बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में असम सरकार चाय बागान क्षेत्रों से जुड़े लगभग 7,50,000 लोगों को 3-3 हजार रुपए की वित्तीय सहायता वितरित करेंगी। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल होंगे। असम सरकार ने ये योजना वर्ष 2017-18 में शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत 2 चरणों में चाय बागान क्षेत्रों से जुड़े लोगों के बैंक खाते में 5,000 रुपए जमा किए जा चुके हैं। असम सरकार ने नोटबंदी के बाद चाय बागान क्षेत्रों से जुड़े लोगों के बैंक खाते खोलने की पहल की थी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे कल रात कोलकाता पहुंचे। श्री नड्डा मालदा जिले के शाहपुर गांव में हजारों किसानों के साथ दिन का भोजन करने से पहले केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान जाएंगे।
वे भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा शुरू करने के लिए नादिया जिले में नवद्वीप जाने से पहले एक रोड शो में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी राज्य में तृणमूल कांग्रेस के 10 वर्ष के शासन को समाप्त करने के लिए अपने अभियान में तेजी ला रही है। श्री नड्डा भक्ति आंदोलन के महासंत चैतन्य महाप्रभु को भी श्रद्धांजलि देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल जारी मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% पर अपरिवर्तित रखी गई है। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में बताया कि चालू वित्त वर्ष के साथ साथ अगले वित्त वर्ष में भी उदार रुख बना रहेगा, जिससे विकास की गति को तेजी मिलेगी। गवर्नर ने बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की दर 10.5% रहने का अनुमान है। बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा का स्वागत किया है। आकाशवाणी से बातचीत में अर्थशास्त्री नवीन गुप्ता ने रिजर्व बैंक की इस पहल को प्रगतिशील बताया है। जो हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जो Q1 में 47% घट के रह गई थी, वो अब बढ़ के 63% हो गई है, जो काफी प्रोत्साहन देती है। और जो हमारी आत्मनिर्भर भारत स्कीम्स के अंदर हमने पैकेजेस दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने, उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। आरबीआई ने इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो पॉलिसी रेट्स हैं वो बढ़ाए नहीं है, चेंज नहीं करे हैं। और एलटीआरओ में बैंक से एनबीएफसीज को लिक्विडिटी प्रोवाइड करी गई है और एफडीआई और एफपीआई में भी काफी प्रोत्साहन है और काफी फॉरेन एक्सचेंज देश में आ रही है। केंद्र सरकार ने 2021-22 के बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए दोगुने से अधिक धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने इस क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लोहे और स्टील के दामों में लगातार बढ़ोतरी होने से जिन सूक्ष्म व मझोले उद्योगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें इस साल के बजट से राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने स्टील से जुड़े कई उत्पादों पर सीमा शुल्क को 7.5% तक कम करने का प्रस्ताव किया है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज को भी रद्द करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि धातुओं के दोबारा उपयोग से संबंधित उद्योगों को राहत प्रदान की जा सके। इसके अलावा स्टील स्क्रैप पर शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है, कि अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगा। कपड़े, चमड़े और हस्तकला के सामानों से जुड़े निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार शुल्क मुक्त सामानों के आयात पर मिली छूट को तर्कसंगत बनाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा सरकार चमड़े से जुड़े उन सामानों के आयात पर मिली छूट को खत्म करने की दिशा में बढ़ रही है, जो कि देश के सूक्ष्म और मझोले उद्योगों द्वारा उच्च गुणवत्ता के साथ बनाए जाते हैं। सरकार तैयार सिंथेटिक रत्नों पर सीमा शुल्क को बढ़ा रही है। इसके अलावा बजट में सूक्ष्म व मझोले उद्योगों के ऋण समाधानों के लिए एक विशेष ढांचे की शुरुआत करने का प्रस्ताव किया गया है। इन कदमों के जरिए सरकार का लक्ष्य है कि सूक्ष्म व मझोले उद्योगों के विकास को गति प्रदान की जाए, ताकि आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा किया जा सके। प्रज्ञा देवरा के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 29 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में 4 अरब 85 करोड़ अमरीकी डॉलर बढ़कर 5 अरब 90 अरब 18 करोड़ अमरीकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा संपत्ति एफसीए 5 अरब 3 करोड़ डॉलर बढ़कर 5 अरब 47 अरब 22 करोड़ डॉलर हो गया है। डॉलर के हिसाब से विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में यूरो, पाउंड और येन में मौजूद विदेशी मुद्रा भंडार जैसे गैर अमरीकी विदेशी मुद्राओं की दर में उतार या चढ़ाव शामिल है। ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मैरी एलिजाबेथ ट्रस ने कल नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने निवेश और कोविड महामारी के बाद की दुनिया में संकट से उबरने पर केंद्रित भविष्य का बजट लाने के लिए श्रीमती सीतारमण को बधाई दी। सुश्री ट्रस ने कहा कि भारत की वित्तीय प्रौद्योगिकी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप्स और नवाचार प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। सुश्री ट्रस ने कोविड महामारी से त्वरित और असरदार ढंग से निपटने में भारत की सराहना की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ काम करने को लेकर उत्सुक है। सुश्री सीतारमण ने ब्रिटेन के साथ निकट सहयोग के क्षेत्रों का सुझाव भी दिया। इनमें बुनियादी ढांचे और बीमा क्षेत्र में निवेश, वैश्विक गुणवत्ता श्रृंखला के अंतर्गत छोटे और मध्यम उद्यमों को जोड़ना शामिल है। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत ब्रिटेन वार्षिक आर्थिक और वित्तीय वार्ता के जरिए दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में बेहतर सहयोग जारी है।
चेन्नई में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 3 विकेट पर 263 रन से आगे खेलेगा। कल पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने अपने 100वें टेस्ट मैच में शानदार शतक बनाकर 128 रन बनाए, वो क्रीज पर हैं। सिबले ने भी 87 रन का योगदान दिया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 2 और रविचंद्रन अश्विन ने 1 विकेट लिया। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मैच से कोविड के कारण 1 वर्ष के अंतराल के बाद भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हुई है। भारत ने महामारी से पहले कोलकाता में 22 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के साथ मैच खेला था। रूस ने जर्मनी, पोलैंड और स्वीडन के 3 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। इन राजनयिकों ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े आलोचक एलेक्सी नावल्नी की रिहाई की मांग के लिए आयोजित प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने जर्मनी, पोलैंड और स्वीडन के दूतावासों में अपना औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। इन देशों के प्रतिनिधियों ने कथित रूप से उन सार्वजनिक प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था जिनके कारण रूस में पिछले 2 सप्ताह के दौरान हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। दुनिया भर के नेताओं ने नावल्नी को मॉस्को की एक अदालत में सुनाई गई सजा की निंदा करते हुए उसकी रिहाई की मांग की है। बांग्लादेश फिल्म समारोह 2021 का तीसरा संस्करण कल कोलकाता में शुरू हुआ। बांग्लादेश के सूचना मंत्री डॉ हसन महमूद ने समारोह का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ब्रत्या बसु और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी समारोह में शामिल हुए। 5 दिन तक चलने वाले इस समारोह में बांग्लादेश की 32 फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी के अवसर पर आज से पुणे में अभिवादन संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन आज शाम 4 बजे होगा और इसमें 3 सत्र आयोजित किए जाएंगे। आइए सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी। समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और निखिल, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी लवलीन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का राज्यसभा में दिया गया ये बयान कि विपक्षी दल बताएं नए कृषि कानूनों में आखिर काला क्या है, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों में है। राष्ट्रीय सहारा ने उनके इन शब्दों को बॉक्स में दिया है कि किसान यूनियनों से भी 2 महीनों तक यही पूछा जाता रहा। हिन्दुस्तान की सुर्खी है किसानों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में तीखी तकरार। जनसत्ता की खबर है भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर को जस का तस रखा। आवास, वाहन समेत अन्य कर्ज की किश्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। राजस्थान पत्रिका ने लंबी छलांग शीर्षक से लिखा है बाजार में बहार, पहली बार सेंसेक्स हुआ 51,000 के पार, दिल्ली में संपत्तियों का सर्किल रेट 20% कम होगा, लिखता है दैनिक जागरण। अमर उजाला के अनुसार दिल्ली कैबिनेट का यह फैसला 6 महीने तक लागू रहेगा। सिविल सेवा परीक्षा में एक और मौका देने को सरकार तैयार, अमर उजाला सहित लगभग सभी अखबारों में है। पत्र लिखता है अक्टूबर में अंतिम प्रयास कर चुके छात्रों को राहत, दैनिक जागरण कहता है सिविल सर्विसेज अभ्यर्थियों को सशर्त अतिरिक्त मौका। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता से मिलेगी रणनीतिक स्वायत्तता। रक्षा मंत्री के इस बयान को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि रक्षा मंत्री ने स्टार्टअप कंपनियों की ग्रांट बढ़ाने के निर्देश दिए। बेंगलुरु में एयर इंडिया 2021 के समापन भाषण में राष्ट्रपति के इन शब्दों को कि एरोस्पेस क्षेत्र में भारत के निरंतर ताकतवर होने का जीता जागता सबूत है, ये शो अमर उजाला की खबर है। अमर उजाला ने हिमाचल में व्हाइट कर्फ्यू, कश्मीर में बर्फीली हवाएं की खबर को सचित्र देते हुए लिखा है कि पहाड़ों पर सर्दी का सितम, करगिल में तापमान 0 से 13 डिग्री नीचे पहुंचा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 पर गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा
22 देशों ने भारत से कोविड वैक्सीन के आपूर्ति का अनुरोध किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की। असम सरकार चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना के अंतर्गत आज लगभग 7.5 लाख लोगों को 3-3 हजार रुपए वितरित करेगी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $4.85 अरब बढ़कर $590.18 अरब के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।